नमस्कार, मैं हूं रविंद्र सोनी और आप देख रहे हैं श्रद्धा की रिवीजन का यूट्यूब चैनल एस रविंद्र सर। आज हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आज उपस्थित हैं। हम लोग केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली योजना के बारे में। सबसे पहली योजना रहेगी हमारी आज की किसान लक्ष्मी योजना, जो 2013-2014 से लागू है। बलराम ताल योजना, जो 2007 से लागू की गई। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 से 2000 के मध्य ये स्टार्ट हुई थी। अन्नपूर्णा सूरजधारा योजना 2000-2001 से प्रारंभ है। जलदीप योजना जो कि 2007 से लागू है। फिर हम पढ़ेंगे जनश्री बीमा योजना JBY जो कि 2008 से लागू है। राष्ट्रीय डेयरी योजना 2007-8 से लेकर के 15 वर्षों का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था और जो भी एंड होने वाली है 2021-22 तक। गौ सेवक योजना 1997 से स्टार्ट है। रानीखेत उन्मूलन योजना जो कि मुर्गियों में पाया जाने वाला रोग है, उसके उन्मूलन हेतु बनाई गई योजना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 से प्रारंभ हुई थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। और अंत में हम पढ़ेंगे भावांतर भुगतान योजना 2017 से जो लागू है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली योजना आज की हमारी किसान लक्ष्मी योजना। किसान लक्ष्मी योजना जो है वो 2013-2014 में लागू की गई। अब प्रश्न ये उठता है कि किसान लक्ष्मी योजना है क्या। तो किसान लक्ष्मी योजना जो है वो जो छोटे किसान होते हैं, ठीक है, छोटे सीमांत किसान जो होते हैं, कृषक होते हैं, उनकी निजी भूमि पर वानिकी को बढ़ावा देना था। ठीक है, छोटे किसानों की निजी भूमि पर वानिकी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वन विभाग के द्वारा 2013-14 से यह योजना शुरू की गई। ठीक है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य रहा वो ये रहा कि खेती को लाभ का साधन बनाया जाए। ठीक है, तो खेती को लाभ का साधन बनाने के उद्देश्य से छोटे किसान या सीमांत किसानों की निजी भूमि पर वानिकी को या पौधारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वन विभाग के द्वारा 2013-2014 में यह योजना शुरू की गई। तो प्रश्न क्या आ सकता है कि किसान लक्ष्मी योजना किस चीज को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई। तो हम बोलेंगे किसान लक्ष्मी योजना जो है वो वानिकी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाई गई। किसके द्वारा बनाई गई? तो वन विभाग के द्वारा लागू की गई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा? तो इसका मुख्य उद्देश्य रहा खेती को लाभ का साधन बनाना। ठीक है, चलते हैं दूसरी योजना की ओर, बलराम ताल योजना। ठीक है, बलराम ताल योजना यानी कि जो मध्य प्रदेश में लागू है हमारे यहां। अब बलराम ताल योजना वर्ष 2007 से लागू हुई। बलराम ताल योजना के अंतर्गत क्या है और क्यों ये बलराम ताल योजना बनाई गई? तो बलराम ताल योजना जो है वो वर्षा के जल को भूमि में या खेतों में इकट्ठा रखने के लिए, ठीक है, ताकि जल का जो स्तर है ज्यादा नीचे ना जाए और आसानी से सिंचाई की जा सके। तो वर्षा के जल को खेतों में रोककर फसलों की सिंचाई एवं भूजल संवर्धन के लिए मई 2007 में यह योजना प्रारंभ की गई। ठीक है, तो इस योजना के अंतर्गत अनुदान की जो राशि दी गई वो दी गई 80,000 रुपए। 80,000 रुपए अनुदान की राशि दी जाती है। 80,000 रुपये। ठीक है, अनुदान के रूप में तालाब खोदने के लिए कृषकों को दिया जाता है ये पैसा, 80,000 रुपए। और अगर जो ST-SC वाले किसान हैं, कृषक हैं, यानी अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के जो किसान हैं, उनके लिए यह राशि करीब करीब 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए। ठीक है, तो अब हमें समझ में आया कि बलराम ताल योजना जो है वर्षा के जल को खेतों में रोकने के लिए और जो जमीन का जो जल स्तर है वो बना रहे और फसलों की सिंचाई आसानी से की जा सके, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बलराम ताल योजना 2007 में शुरू की गई। और अनुदान के रूप में इसमें 80,000 रुपए दिए जाते हैं कृषकों को और 1 लाख रुपए जो है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को दिए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका जो लाभ है वो किन किन को मिलता है? तो विशेषकर छोटे किसान या ST-SC वाले जो किसान हैं उनको इसका विशेष लाभ प्राप्त होता है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास जो योजना है वो है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना क्या है? ठीक है, तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो है ये भारत सरकार के द्वारा 1999 से 2000 के बीच बनाई गई और इसका जो मुख्य उद्देश्य रहा वो क्या रहा? इसका मुख्य उद्देश्य रहा कि जो प्राकृतिक आपदाओं में कृषि को जो नुकसान पहुंच जाता है, किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है अतिवृष्टि से या अल्पवृष्टि से, तो उन फसलों की का जो नुकसान है उस नुकसान की भरपाई कैसे की जाए। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए कि कोई इल्ली का आक्रमण हो गया या फसलों को कोई रोग हो गया, उस रोग की वजह से फसलें जो है नष्ट हो गई। इन सभी प्राकृतिक आपदाएं या रोगों के कारण किसी भी अधिसूचित फसल के किसी भी अधिसूचित का मतलब जो आपको पहले मेंशन की गई है कि ये फसल का हम बीमा देंगे, इन फसल का बीमा हम देंगे, उसे हम कहेंगे अधिसूचित। ठीक है, अलग अलग राज्यों के द्वारा ये अलग अलग है। ठीक है, और ये केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई थी और राज्यों को स्वेच्छा अनुसार इसे अप्लाई करने के लिए बोला गया था। तो मध्य प्रदेश ने रबी की फसल के लिए इसे अपनाया था 99-2000 में। ठीक है, और इसके अलावा इसमें कहा गया है कि इसका जो पैसा है या इसका जो क्रियान्वयन एजेंसी रहेगी मध्य प्रदेश में वो कौन सी रहेगी? तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को लागू करने के लिए जो मध्य प्रदेश में क्रियान्वयन एजेंसी है वो है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो हमें क्या बात समझ में आई कि प्राकृतिक आपदाओं से या रोगों से जो फसलें नष्ट हो जाती किसानों की, उससे उन्हें आर्थिक नुकसान न पहुंचे, इस हेतु ये योजना बनाई गई और हर एक राज्य को स्वेच्छानुसार अपने अनुसार जो है ये योजना लागू करने के लिए कहा गया था। मध्य प्रदेश ने रबी की फसल के लिए इस योजना को लागू किया और इसके क्रियान्वयन के लिए जो कंपनी निर्धारित की गई या एजेंसी निर्धारित की गई उसका नाम है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड और इसका जो मुख्यालय है वो है भोपाल में। कहाँ है? भोपाल में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के लिए मध्य प्रदेश ने किस एजेंसी को नियुक्त किया है? तो मध्य प्रदेश ने एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को नियुक्त किया है, वही इसका क्रियान्वयन करती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी योजना है अन्नपूर्णा सूरजधारा योजना, जो कि 2001 में लागू की गई। अब ये योजना क्या कहती है? तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कृषकों के कल्याण के लिए यह योजना बनाई गई। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कृषकों के कल्याण के लिए यह योजना बनाई गई। अब कैसे कल्याण करेंगे इनका? ठीक है, तो इस योजना में क्या कहा गया कि जो अनुसूचित जाति या जनजाति के जो किसान हैं उनके पास अच्छी किस्म के बीज नहीं है, तो सरकार ने ये निर्णय लिया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को हम उन्नत किस्म के या अच्छी किस्म के बीज उपलब्ध कराएंगे ताकि उनका उत्पादन बढ़े और वो अपनी आर्थिक जो है इंप्रूवमेंट या विकास, उनका आर्थिक विकास वो स्वयं कर सके। तो उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति किसानों के लिए यह अन्नपूर्णा सूरजधारा योजना 2001 में लागू की गई। ठीक है, इसमें जो है 3 चीजें ली गई कि अनाज, दलहन और तिलहन। 3 चीजें कौन कौन सी हैं? अनाज, दलहन और तिलहन। इन अनाज के, दलहन के और तिलहन के अच्छी किस्म के बीज उपलब्ध कराने की यह योजना है। इसमें सोयाबीन है, सरसों है, मूंगफली है, ठीक है, चना है। तो इनके अच्छी उन्नत किस्म के बीज अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कृषकों को उपलब्ध कराए जाते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और अगली योजना की ओर बढ़ते हैं। तो वो योजना आती है जलदीप योजना।
अब ये जलदीप योजना किसके लिए बनाई गई? तो जलदीप योजना बनाई गई थी मछुआरों के लिए। किसके लिए बनाई गई? मछुआरों के लिए। अब जो जलाशय के निकट जो टापू हैं या जलाशयों के मध्य टापू है या जलाशयों के दूरस्थ किनारों पर तटीय इलाकों में टापुओं पर जो मछुआरे रहते हैं और मछलियों के ऊपर जिनका व्यापार निर्भर करता है या जिनकी पूरी जो जिनका परिवार जो है भरण पोषण जो है वो मछलियों को पकड़ करके बेच करके जो पैसा आता है उसी के ऊपर निर्धारित होता है, ऐसे मछुआरों के लिए यह जलदीप योजना बनाई गई। अब चूंकि वो तो काफ़ी समय से वहीं रहते हैं तो उन तक सरकार की योजनाएं कैसे पहुंचेंगी, शासन ने जो नई स्कीम बनाई है, महिला बाल विकास की कोई योजनाएं होंगी, शिक्षा संबंधी कोई योजनाएं होंगी, स्वास्थ्य संबंधी कोई योजनाएं होंगी, आदिवासी कल्याण संबंधी कोई योजना होंगी, तो ये योजनाएं उन मछुआरों तक कैसे पहुंचेंगी और उन्हें अगर मान लो कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती तो उन्हें राहत सामग्री कैसे पहुंचाई जाए, इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के यह जलदीप योजना बनाई गई। जलदीप योजना की जो शुरुआत हुई वो खंडवा जिले में नर्मदा नदी के तट पर जो नर्मदा नदी पर जो इंदिरा सागर जलाशय है उस जलाशय से यह योजना प्रारंभ हुई थी। ठीक है, तो यह योजना पहले जो है वो कहलाती थी मोबाइल आंगनवाड़ी योजना। क्या कहलाती थी? मोबाइल आंगनवाड़ी योजना। इस योजना का पुराना नाम जो है, पूर्व नाम जो था, पूर्व नाम वो था मोबाइल आंगनवाड़ी योजना। तो कभी हमसे पूछे कि जलदीप योजना का जो पूर्व नाम है वो क्या है, तो हम बोलेंगे जलदीप योजना का जो पूर्व नाम है वो है मोबाइल आंगनवाड़ी योजना। ठीक है, और किन के लिए बनाई गई? तो ये मछुआरों के लिए बनाई गई। ठीक है, तो जलदीप योजना जो है खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर जलाशय से ये शुरुआत हुई। इसका पूर्व नाम मोबाइल आंगनवाड़ी योजना है और उसके बाद इसका नाम परिवर्तित करके जलदीप योजना कर दिया गया। और मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ, मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया। नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया, यही इस योजना की देखरेख करती है। तो हमसे पूछा जाए कि जलदीप योजना में नोडल एजेंसी का नाम क्या है, तो हम बोलेंगे मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ। तो मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ जो है वो नोडल एजेंसी के रूप में इस योजना के लिए कार्य करती है। इस योजना के द्वारा मैंने आपको बता दिया, मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूं कि इस योजना के द्वारा जो जलाशयों में जो टापू होते हैं या किनारों पर बसे टापू है जहां पर जो मछुआरे रहते हैं उन मछुआरों तक शासन की विभिन्न योजनाएं, शिक्षा संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, महिला बाल विकास संबंधी या आदिवासी कल्याण संबंधी योजनाएं उन तक पहुंचे, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु यह योजना बनाई गई। और उन्हें राहत सामग्री, कोई आपदा आ जाए तो उन्हें राहत सामग्री भी पहुंचाई जाए, वहां शिविर लगाए जाए। इस योजना के तहत हर महीने में 2 शिविर लगाना निश्चित किया गया कि ऐसी जगहों पर 1 महीने में 2 शिविर लगाए जाएं और विभिन्न विभागों के अधिकारी वहां जाएं और जो मछुआरे हैं वहां के उन मछुआरों को जानकारी उपलब्ध करवाएं। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो है मैंने बता ही दिया है कि राहत सामग्री उपलब्ध करवाना भी इसका उद्देश्य है। कभी आपदा आ जाए, बाढ़ आ जाए, कुछ हो जाए तो ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के समय इन्हें राहत सामग्री पहुंचाई जाए, इसके लिए भी ये योजना बनाई गई है। क्लियर है बात? चलते हैं अगली योजना की ओर। अगली योजना आती है जनश्री बीमा योजना, JBY, जो 2008 में शुरू की गई। जनश्री बीमा योजना, सबसे पहला काम इस योजना का क्या रहा, तो इस योजना के तहत जो BPL कार्डधारी लोग हैं, BPL कार्डधारी यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग। अब गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग कौन कौन से हैं? कई सारे हो सकते हैं, जैसे मछुआरे हैं, बीड़ी कामगार हैं, जो तेंदुपत्ता से जो इकट्ठे करते हैं, बीड़ी बनाते हैं, वो लोग हो गए, हस्तशिल्प हो गए, हम्माल हो गए, दिहाड़ी मजदूर हो गए, भवन निर्माण के जो कामगार जो मजदूर हैं वो हो गए, बढ़ई हो गए, मोची हो गए, चर्मकार हो गए, बुनकर हो गए, आपके दर्जी, पापड़ बनाने वाले लोग हो गए, इसके अलावा आपके पटाखे कामगार हो गए, ऑटो रिक्शा चालक हो गए, सफाई कर्मी हो गए। तो ऐसे लोगों के लिए यह योजना बनाई गई। 18 से 59 वर्ष, मैंने बताया आपको 18 से
59 वर्ष के लोगों के लिए यह बीमा किया जाता है LIC के द्वारा। ठीक है, तो इसमें केंद्र सरकार भी है और LIC भी है। LIC क्या करती है, इन लोगों का बीमा करके इनके खातों में रकम, या तो खातों में या डाकघर के द्वारा जो रकम है वो इनको भेजती है। अब इसमें क्या क्या और योजना हो सकती है उसको पहले हम देख लेते हैं। जैसे मान लो कोई दुर्घटना घटित हो जाती है, और दुर्घटना घटित होने में किसी व्यक्ति के जो इसके अंतर्गत आते हैं उसके या तो 2 आंख चली गई है या उसके कोई 2 अंग भंग हो गए हैं, तब उसे 75,000 रुपये जो है अनुदान राशि दी जाती है। 75,000 रुपये की अनुदान राशि। किंतु यदि उसकी 1 आंख चली गई है या कोई 1 अंग जो है वो भंग हो गया है, ऐसी स्थिति में 37,500 रुपये उसे दिए जाते हैं। 37,500 रुपये, ठीक है, उसको दिए जाते हैं। और यदि मान लेते हैं कि प्राकृतिक मृत्यु हो गई है, ठीक है, तो यदि प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में 30,000 रुपये की अनुदान राशि जो है इन्हें दी जाती है। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं। मैंने कहा जनश्री बीमा योजना जो है वो BPL कार्डधारियों के लिए बनाई गई, 18 से 59 वर्ष के BPL कार्डधारियों के लिए। अब इसमें कौन कौन आते हैं, तो मैंने आपको बताया मछुआरे आते हैं, बीड़ी कामगार आते हैं, ऑटो रिक्शा चालक आते हैं, बढ़ाई, दर्जी, मोची, जो दिहाड़ी मजदूर हैं वो आपके बोलते हैं इसको, ईंट भट्टा कामगार हैं, भवन निर्माण कामगार हैं, हम्माल हैं, हस्तशिल्प हैं, दर्जी हैं, बुनकर हैं। कोई व्यक्ति अगर अपंग है वो भी इस योजना का लाभ ले सकता है। ठीक है, तो इन लोगों के लिए ये जनश्री बीमा योजना बनाई गई है। अब जनश्री बीमा योजना में मैंने आपको बता दिया इन लोगों के लिए बनाई गई। इसके बाद मैंने आपको ये बता दिया है कि अगर 1 आंख चली जाती तो 37,500, 2 आंख चली गई या 2 अंग भंग हो जाते हैं तो 75,000 रुपये का बीमा है। इसके अलावा एक चीज़ और भी है इसमें, वो है कि अगर मान लो इन लोगों के बच्चे जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिन जिनके नाम मैंने आपको पता है, इनके बच्चे यदि 9वीं से 12वीं में पढ़ रहे हैं, 9th से 12th में, 9वीं से 12वीं में, तो उन्हें हर 6 महीने में 600 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। हर 6 महीनों में 600 रुपये की छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप भी दी जाती है। ठीक है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि इनके बच्चे 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं तो हर 6 महीने में 600 रुपये की छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप उन्हें दी जाती है। ठीक, अगली योजना की ओर चलते हैं, राष्ट्रीय डेयरी योजना। राष्ट्रीय डेयरी योजना ये किसने बनाई और इसका सृजन किसने किया, तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। किसने किया, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने इस योजना का सृजन किया 2007-08 में, और 15 वर्ष का लक्ष्य लेकर के 2021-22 तक इसे समाप्त करने का कहा गया। इसका जो मुख्य उद्देश्य रहा वो रहा दूध के उत्पादन को बढ़ाना, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना। इसके अलावा 15 वर्ष में जो दुग्ध उत्पादन है वो डबल करने का इसका उद्देश्य रहा है। हालांकि अभी ये समापन की ओर आ रही है, उसके आंकड़े आएंगे, पता चलेगा हमें। तो इस राष्ट्रीय डेयरी योजना के 2 मुख्य उद्देश्य रहे। पहला उद्देश्य मैंने आपको बताया, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना। 15 वर्ष में दुग्ध उत्पादन जो है वो करीब करीब दोगुना करने का लक्ष्य लेकर के योजना बनाई गई। ठीक है, और मध्य प्रदेश, आपको पता ही होगा कि मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश जो है वो देश का 5वां ऐसा राज्य है जहां पर जिला स्टेट डेयरी प्लांट बनाया गया है। जिला स्टेट डेयरी प्लांट, जिला स्टेट डेयरी प्लांट, जिला स्टेट डेयरी प्लांट जो है वो यहां पर तैयार किया गया है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश देश का 5वां ऐसा राज्य है। हालांकि मध्य प्रदेश दुग्ध उत्पादन में 3री पोजीशन पे आता है। ये भी आपको याद होना चाहिए कि मध्य प्रदेश दुग्ध उत्पादन में 3rd पोजीशन पे आता है, और आपको पता ही होगा कि भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन होता है। इसके अलावा इसमें और क्या चीज़ हैं इसमें भी आपको बता देते हैं कि इस योजना के तहत दुधारू पशुओं की संख्या बढ़ाना, उनको अच्छा चारा मुहैया करवाना ताकि दुग्ध उत्पादन बढ़े, और जो तेजी से बढ़ती हुई दूध की मांग है उस मांग की पूर्ति की जाए।
ठीक है। तो तेजी से बढ़ती दूध की मांग की पूर्ति करने के लिए दुधारू पशुओं की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से यानी दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना और 15 वर्ष में लक्ष्य था 2 गुना उत्पादन करना। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के राष्ट्रीय डेयरी योजना बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा। वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसमें पैसा भी लिया जा सकता है और इसमें सहयोग राशि वर्ल्ड बैंक से मिलती है। ठीक है। इसके अलावा इसका और क्या काम है? तो ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों को संगठित दूध संसाधन क्षेत्र की ओर जो है पहुंच उपलब्ध करवाना। ठीक है। तो ग्रामीण जो लोग हैं वो वहाँ पे जो दूध उनका उत्पादित हो रहा है पशुओं के द्वारा, तो वो शहर तक कैसे पहुँचाए, ये व्यवस्था भी इसके द्वारा की जाए, ऐसी योजना में जो है शामिल किया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट योजना जो आती है वो है आपके गो सेवक योजना। गो सेवक योजना 1997 में बनाई गई। ये किस उद्देश्य से बनाई गई? तो गो सेवक योजना जो है इसका जो उद्देश्य रहा है वो जो 10वीं पास शिक्षित बेरोजगार ग्रामीण युवक हैं उन्हें जो पशु दूर दराज के इलाकों में बीमार हो जाते हैं तो उनकी सेवा करना या उन्हें प्रशिक्षण देना और गो सेवक के रूप में उनको तैयार करना, इस उद्देश्य से ये गो सेवक योजना जो है 97 में बनाई गई। ठीक है। तो 97 में प्रारंभ हुई और स्वरोजगार के माध्यम से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य रहा है। यानी 10वीं पास जो शिक्षित बेरोजगार ग्रामीण युवक हैं उन्हें रेडी करना, प्रशिक्षित करना, ठीक है ना, ताकि वो पशु चिकित्सा कर सके। ठीक है। इसके बाद हम अगली योजना की ओर चलते हैं, वो है रानीखेत उन्मूलन योजना। रानीखेत उन्मूलन योजना, सबसे पहला प्रश्न यहाँ आ जाता है कि रानीखेत क्या है? तो रानीखेत मुर्गियों में पाए जाने वाला एक रोग है। ठीक है। तो रानीखेत जो है वो मुर्गियों में पाया जाने वाला रोग है, मुर्गियों में पाया जाने वाला रोग है। ठीक है। तो रानीखेत जो है वो मुर्गियों में यानी कुक्कुट में पाया जाने वाला रोग है। कुक्कुट भी बोलते हैं, कुक्कुट, कुक्कुट, कुक्कुट। तो कुक्कुट में पाया जाने वाला ये रोग है, भयंकर बीमारी है, इससे उन पक्षियों की मृत्यु तक हो जाती है। ठीक है। तो इसके तहत, इस योजना के तहत जो है इन पक्षियों को टीके लगाने की योजना है। टीके कौन से लगाए जाते हैं उसके बारे में भी आप हमें याद होना चाहिए कि टीके हमारे पास जो है वो है, एक तो है इनके लिए F1 टीका है, टीके का नाम है F1, और एक है R2B टीका, और एक है फाउल पॉक्स टीका। तो 3 प्रकार के टीके हैं, एक F1, एक R2B और एक फाउल पॉक्स। प्रतिबंधात्मक टीके जो हैं ये इन मुर्गियों को या पक्षियों को लगाए जाते हैं ताकि इनकी मौत इस रानीखेत बीमारी से ना हो। ठीक है। ये योजना कहाँ सबसे पहले चालू हुई? मध्य प्रदेश में, ये भी महत्वपूर्ण है। तो एक तो झाबुआ और शहडोल जिले में, झाबुआ और शहडोल में। तो ये योजना जो है मध्य प्रदेश के झाबुआ और शहडोल जिले से प्रारंभ की गई। चलते हैं अगली योजना की ओर, और वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, 2016 में बनाई गई। अब इसका उद्देश्य भी क्या रहा? आपने देखा होगा, एक पहले हमने पढ़ा है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। प्राकृतिक आपदा के समय या रोगों की वजह से जो फसल नष्ट हो जाती है और किसानों को आर्थिक नुकसान जो हो जाता है, उस नुकसान की भरपाई करने के उद्देश्य से योजनाएं बनाई जाती है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी उद्देश्य सेम ही है कि प्राकृतिक आपदाओं से जो फसल का नुकसान हो जाता है उस नुकसान की भरपाई करने के लिए यह योजना बनाई गई 2016 में। अब ये योजना 2016 में कहाँ से शुरुआत हुई? तो 18 फरवरी 2016 को सीहोर जिले से चालू हुई। 18 फरवरी 2016 और मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से, कहाँ से? सीहोर जिले से यह योजना जो है प्रारंभ हुई। और इस योजना के क्रियान्वयन में सबसे अच्छा जो परफॉर्मेंस दिया था वो 2017 में दतिया ने दिया था, और इसीलिए दतिया को प्रथम स्थान मिला था। दतिया प्रथम स्थान इसको मिला था। तो योजना के क्रियान्वयन में दतिया प्रथम स्थान पर रहा 2017 में। क्लियर ये बात?
तो प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल नष्ट होने की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता और बीमा राशि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना 18 फरवरी 2016 को मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से प्रारंभ हुई और 2017 में क्रियान्वयन में दतिया प्रथम स्थान पर रहा। अब चलते हैं हम आज की अंतिम योजना की ओर और वो है भावांतर भुगतान योजना। अब ये भावांतर भुगतान योजना क्या रही और कहाँ से स्टार्ट हुई? तो उत्पादन का किसानों को उचित मूल्य प्रदान करने के उद्देश्य से किसानों ने फसल काफ़ी मेहनत से उगाई, अब उसका मान लो उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, बाजार में उनकी जो कीमत है फसलों की वो कम लगाई गई है, तो सरकार ने एक निश्चित कर लिया कि भैया अगर बाजार में कम मूल्य भी होगा तो हम आपको कम से कम इतना मूल्य दे देंगे, भावांतर। ठीक है, तो भावांतर भुगतान योजना जो है, अगर बाजार मूल्य में कमी आ गई तो कितनी कमी आई वो मूल्य जो है वो सरकार किसानों को देगी। तो भावांतर भुगतान योजना 2017 में जो है इसकी जो डेट है वो है 16 अक्टूबर 2017 से ये प्रारंभ हुई और जिला था सागर जिले से इसकी शुरुआत हुई। कहाँ से शुरुआत हुई? सागर जिले से इस योजना की शुरुआत हुई और इस योजना के अंतर्गत 8 फसलों को शामिल किया गया। अब 8 फसलें कौन कौन सी हैं वो भी आप देख लें। 8 फसलें इस योजना में शामिल की गई। एक इसमें सोयाबीन, एक मूंगफली। नंबर 1 सोयाबीन, नंबर 2 पर मूंगफली, नंबर 3 पर तुअर दाल, उड़द, ठीक है, तिल, 5वां जो फसल है वो तिल, और एक और इसी की कैटेगरी राम तिल। ठीक है, तो सोयाबीन, मूंगफली, तिल, राम तिल, तुअर, उड़द हो गया, और मक्का भी इसमें शामिल है। और एक फसल और आ रही है इसके अंदर, वो है आपके मूंग की दाल है ना, मूंग। ठीक है, तो मूंग, उड़द, तुअर दाल हो गई, मक्का हो गया, राम तिल हो गया, सोयाबीन और मूंगफली। ठीक है, तो इन 8 फसलों को भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, तो आज हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज में जो मध्य प्रदेश शासन या केंद्र सरकार के द्वारा जो विभिन्न योजनाएं चलाई गई हैं किसानों के हित में, उन योजनाओं के बारे में हमने 11 विशेष योजनाओं के बारे में आज हमने पढ़ा। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें मुझे।